वाले मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। केजरीवाल की चुनावी सभाएं जनता के लिए रेवड़ियां और खुद को तीसरा विकल्प बताते हुए आप इस बार बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी। अभी तक मध्य प्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था थी चुनाव में, लेकिन आम आदमी के आने से एक तीसरा विकल्प जो काम की राजनीति जो पार्टी करती है वो विकल्प जनता को मिल चुका है और जनता हमें पसंद करेगी और हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में खाता खोला, 2017 में पंजाब में सेंध लगाई और फिर 2022 में पंजाब का किला फतह किया। इसी साल गुजरात चुनाव में 13% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत, 35 सीटों पर दूसरा नंबर हासिल किया, तो गोवा में 2 सीट के साथ करीब 7% वोट शेयर पाने में कामयाब रही। इससे पहले एमपी में सिंगरौली महापौर का चुनाव जीता और 40 से ज्यादा बार जीतकर जमीन तैयार की। 2023 चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 230 सीटों पर ताल ठोकने जा रही है, जिसके लिए फ्रेश चेहरों के साथ बीजेपी कांग्रेस से नाराज नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। आपको लेकर दोनों पार्टियों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। इंडिया अलायंस जो हमारा हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी भी कोalition पार्टनर हमारी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले पर चर्चा हो रही है। यदि नहीं भी होती है तो ये मान के चलिए कि किसी भी राजनीतिक दल को इलेक्शन लड़ने से कांग्रेस पार्टी या भाजपा रोक ही नहीं पाएगी, उनका संवैधानिक अधिकार है। ऐसे अलायंस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में संभव है जहाँ वैचारिक समानता नहीं है और जहाँ सत्ता का लोभ और संघर्ष प्राथमिकता पर है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो हम तो सबका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी हो, ओवैसी जी की पार्टी हो, बसपा सपा सब आए मध्य प्रदेश में अपनी बात जनता के सामने रखें। कारण स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू से विकसित बनाया, जन सेवा करी, विकास करने के कीर्तिमान स्थापित किए। तो भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा को लेकर, जनहित को लेकर आश्वस्त है। मध्य प्रदेश में तीसरे दल के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जयेश और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी पार्टियां कोशिश में लगी रहीं, लेकिन प्रभावी तौर पर कोई भी उभर नहीं पाया। 2018 के चुनाव में सपा ने 1 सीट तो बीएसपी ने 2 सीट पर जीत हासिल की थी। जयेश और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी पार्टियां भले ही एक भी सीट न जीत पाई हों, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने में इन्होंने अहम भूमिका जरूर निभाई है। अब देखना होगा 2023 के चुनाव में आप क्या इम्पैक्ट डालती है। सवाल नंबर 1, क्या मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनकर उभरेगी? सवाल नंबर 2, क्या आप गुजरात की तरह एमपी में कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ेगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी कांग्रेस के नाराज नेता आप में भविष्य देखेंगे? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है आप भी हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक बात है। और आम आदमी पार्टी के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि आम आदमी पार्टी कहीं भी चुनाव मैदान में उतरती है तो कोई उसे नोटिस नहीं लेता। दिल्ली में मजबूत बीजेपी की ठीक नाक के नीचे जिस तरह से वो आगे बढ़ी है ये किसी से छिपा नहीं है। पंजाब में जब वो पहुंची और जिस अंदाज में पहुंची वो किसी से छिपा नहीं है। गुजरात के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ भी आप इसका वोट प्रतिशत देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई अननोटिस्ड पार्टी कतई नहीं है और उसने वहाँ ये माना गया कि कांग्रेस को जिस तरह से पीछे धकेला उसमें उसकी अहम भूमिका रही। गोवा में भी आप वोट फीसदी देखते हैं तो करीब करीब 7% मत लेने वाली पार्टी को आप तीसरी शक्ति का दावेदार तो कह ही सकते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरह एक कार्ड बेस पार्टी है जिसके पास कार्यकर्ताओं का एक ऐसा समूह है जो सेल्फलेस है, जो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा। वो एक विचार के लिए समर्पित है। वो ये मानता है कि हमें एक नई परंपरा, एक नई राजनीतिक हैसियत के साथ, नई राजनीतिक शैली के साथ सामने आना है और यही उसकी ताकत है। उसका जो वॉर रूम होता है चुनाव का, आपको आश्चर्य होगा कि वॉशिंगटन डीसी में भी रहता है वो,
वो न्यूयॉर्क के किसी बड़े शहर में हो सकता है, वो सिंगापुर में हो सकता है, वो दुबई में हो सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि हमें इस राजनीतिक परंपरा को कहीं ना कहीं परिवर्तित करना है। इसलिए पढ़े लिखे लोग, तमाम लोग, एक छोटा किस्सा आपको बताता हूं कि एक हमारे साथी जो पत्रकार थे पहले, उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा मेरे पास सब्जी वाले आ गए जो सब्जी बेचते थे। उन्होंने कहा हमें आदेश हुआ है कि आपका चुनाव प्रचार करना है और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना सोने की जगह ना भोजन की व्यवस्था। उन्होंने कहा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह से काम होता है। बहरहाल ये तो हो गई प्रशंसा की बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस समय कई चुनौतियों से जूझ रही है। शराब का जो मसला है, कॉन्ट्रैक्ट का, ठेकेदारी का, उसको लेकर दिल्ली में बड़ा हंगामा भी है, तमाम बातें हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगी? क्योंकि अभी बात प्रभावित करने की है। अगर वो 2-3 सीटें भी ले लेती है और मतों के प्रतिशत को प्रभावित करती है अनेक जगहों पर, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कौन बेनिफिशियरी होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी न सिर्फ चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकती है मध्य प्रदेश के, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के नाराज असंतुष्ट नेताओं की शरण स्थली भी बन सकती है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। सबसे पहले मिलिए, आज नवरात्रि के पहले नारी शक्ति की त्रिमूर्ति हमारे साथ है, तो प्रणाम करते हुए प्रीति खरे जी, बहुत स्वागत है, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। प्रणाम गुंजन चौकसे जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। और प्रणाम अपराजिता पांडे जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सबसे पहले प्रीति जी आप ही से शुरू करते हैं। उम्मीदें बहुत हैं, आपको ये बताना भी पड़ेगा, आपके नेता भगवंत सिंह मान जी तो डेरा ही डाले हुए हैं मध्य प्रदेश में, अरविंद केजरीवाल जी भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आते हैं। हालांकि कहने वाले कहते हैं मध्य प्रदेश से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में आपकी उम्मीदें बेहतर आप मान रहे हैं। बहरहाल किस तरह आप देखती हैं अपनी प्रेजेंस को मध्य प्रदेश में, और क्या वाकई आप हैं इस बार, ये बताएंगे मध्य प्रदेश में? शुक्रिया शरद जी। और जो आपका सवाल है कि क्या आप हैं मध्य प्रदेश में, इसका जवाब मुझसे बेहतर जनता दे रही है। जनता हर चौराहों पर, हर गली में, हर नुक्कड़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके घोषित प्रत्याशियों को बहुत ही पसंद कर रही है, बहुत ही अपना प्यार स्नेह दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता उनको आशीर्वाद देगी और यहाँ पर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी शुरू से ही, अगर हम देखें 2 राज्यों में जहाँ स्थापित हो चुकी है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही सिर्फ काम की राजनीति करी है। राजनीति तो शब्द मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, सिर्फ काम करे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जनता ने बार बार अरविंद केजरीवाल जी को चुना है। दिल्ली कैपिटल है इस कंट्री का, और विद लॉट ऑफ MNCs, लॉट ऑफ कंपनीज और अलग अलग तरह के वहाँ जो लोग हैं, सिर्फ एक, जैसे हम लोग एक हिंदी भाषी बेल्ट हो जाता है, साउथ जाएं तो एक साउथ सदर्न टच आता है, बट दिल्ली इज अ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ पीपल। अगर उस तरह के लोग कॉम्बिनेशन में केजरीवाल जी को बार बार चुन रहे हैं, इसका मतलब उनकी नीतियां लोगों को पसंद आ रही हैं। और केजरीवाल जी की एक बात तो है, CAG की रिपोर्ट भी ये कहती है कि एक दिल्ली सरकार है जो कि मुनाफे में चल रही है। इतना सब कुछ जनता का पैसा जनता को देने के बावजूद भी दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है। अब मैं पंजाब पर आती हूँ। पंजाब देश की पहली सरकार है जहाँ पर अभी अगर हम लोग देख रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर, अभी हाल फिलहाल में ही बहुत बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली में, लाखों लोग वहां पहुंचे थे पूरे देश से। तो ये जो पेंशन वाली स्कीम है उसमें बार बार एक आम जो आदमी है, यहाँ मैं मतलब पॉलिटिशियंस को हटा देती हूँ, एक जो कॉमन मैन है उसका सवाल ये है कि अगर आप हमारी पेंशन हटा रहे हो, बंद कर रहे हो, उसको न्यू पेंशन स्कीम में ला रहे हो, तो व्हाई नॉट फॉर दिस पॉलिटिशियंस, व्हाई दिस MLAs, पार्षद हैं, जो मंत्री हैं, इनको क्यों मल्टी पेंशन स्कीम से नहीं हटाया जा रहा है? सो पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने एक कर दिखाया है। लोग तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन कौन अपनी पेंशन छोड़ रहा है? एक बार एक विधायक अगर जो एक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 40 इयर्स के सर्विसेज देता है इस देश को, उसका देश की इस विकास में, इस देश को बनाने संवारने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो अपने 20 साल की उम्र में ज्वाइन करता है जॉब और 60 में रिटायर होता है, तो उस 40 साल के बाद आप उसको क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप उसकी पेंशन तक छीन ले रहे हैं। और अगर यही हमें किसी पॉलिटिशियन को देखते हैं तो 40 साल की उम्र में वो पता नहीं कितनी बार विधायक, पार्षद और मंत्री बन जाते हैं। मैं आता हूं दूसरे राउंड में। तो दावा है प्रीति जी का आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम नवाचारी पार्टी हैं,
चाहे हम मोहल्ला क्लिनिक शुरू करें या पेंशन पॉलिटिशियन की छोड़ें, बात में तो दम है कि बाकी पार्टीज़ क्या इस लाइन पर आगे बढ़ेंगी। खैर ये उनका विषय है, लेकिन उनका कहना है कि पंजाब में हमने ये भी कर दिखाया है कि पॉलिटिशियंस अपनी पेंशन्स को विड्रॉ करने के लिए भी आगे बढ़ते हुए नजर आए। गुंजन जी, आम आदमी पार्टी आपकी बड़ी नज़दीकी प्रतिद्वंदी है, आप ही की नहीं, कांग्रेस की भी, और इसने दिल्ली में दोनों ही पार्टियों को जिस तरह से चैलेंज किया है वो अपने आप में एक मिसाल ही मैं कहूँगा। और बड़ी टसल भी है दिल्ली में, जिस तरह इस समय का जो माहौल है तनावपूर्ण, खैर वो भी राजनीति का एक हिस्सा कहें या लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, जो भी बातें हैं। आप किस तरह देखती हैं मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस को, और जिस तरह से प्रीति जी का दावा है कि हम तो हैं इसलिए कि जनता हमें पसंद करती है? सबसे पहले तो शरद जी आपको और सभी मौजूद पैनलिस्ट में सभी जी। को मेरा प्रणाम। देखिए शरद जी, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो सबसे पहले तो हमें ये सेग्रीगेशन समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में किया है उसके सामने किसी को भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मध्य प्रदेश की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी बसी है, और ऐसे नहीं बसी है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, और हम इन चारों चीजों को साथ लेकर चलते हैं। आज साथ मिलकर हमने जो विकास किया है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया हर वर्ग के लिए किया है, हर क्षेत्र के लिए किया है। अगर हम किसानों की बात करें, 2003 की बात करूं, 2003 से पहले का जो मध्य प्रदेश था उसकी एक अलग पिक्चर दिखती थी दुनिया में। मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से 20 सालों में मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा किया है, मध्य प्रदेश को टॉप 10 राज्यों में लाके खड़ा किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर हम किसानों की बात करें तो पहले किसान सिर्फ अन्नदाता होते थे, आज किसान मध्य प्रदेश के ऊर्जादाता हो रहे हैं, जो देश में पहला राज्य है जहां पे किसान ऊर्जादाता है। मैं महिलाओं की बात करूं अगर, तो आज 2006 से लाडली लक्ष्मी योजना हमने शुरू की थी। आज 44 लाख से ऊपर बच्चियों को उसमें पैसे मिले, 13 लाख से ऊपर बच्चियों को स्कॉलरशिप मिली। लाडली बहना योजना की मैं बात करूं तो 125 करोड़ महिलाओं के खाते में आज 5000 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। आज हम योजनाओं की अगर बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, तो गरीब कल्याण की बात करूं तो 45 लाख से ऊपर गरीबों को उनका पक्का मकान मिला है। आज अगर हम योजनाओं पे जाएं, रिजर्वेशंस पे जाएं, महिलाओं को पुलिस भर्ती में 35% रिजर्वेशन, गवर्नमेंट में 35% रिजर्वेशन, पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन, शिक्षक भर्ती में 50% रिजर्वेशन। आप ये मानती हैं हर वर्ग के लिए काम किया है। आप ये मानती हैं कि आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए आपके तर्कश में पर्याप्त तीर हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को टक्कर भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। जैसे आपने सुना, हमने हमारे प्रवक्ता पंकज जी ने भी कहा है, आपका स्वागत है, लेकिन ये जनता आपका स्वागत नहीं करेगी। हम आपका स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि 20 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया है, जनता ने जितना भरपूर प्यार और ये बात आप जनता की प्रवक्ता के तौर पे बोल रही हैं क्या? और ये जवाब जनता 17 नवंबर को बिल्कुल टॉप देगी। किया है। बीजेपी सरकार ने घोटालों में जरूर टॉप किया है। ये सब जनता पे छोड़िए प्रीति जी, जनता सब देख रही है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है या करेगी, बीजेपी ने क्या किया है और जी, क्या मैंने करेगी। आंकड़ों से बात की है, जो धरोहर पे हुआ है, जो जमीनी तौर पे हुआ है, सिर्फ कागजों में नहीं, मैंने आंकड़ों पे बात रखी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आंकड़ों पर ही बात की है और उन्हीं तथ्यों को आपने कोट करने की कोशिश की है जो आपको अपनी सरकार की तरफ से मिले हैं। अपराजिता जी की तरफ आता हूं मैं। अपराजिता जी, आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं कोई बेहद चिंता का विषय है, लेकिन चुनौती तो ज़रूर है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो कांग्रेस को हुआ, कांग्रेस के बाद बीजेपी को हुआ, पंजाब में भी यही मिसाल थी, और जिस तरह से गुजरात में उसकी प्रेजेंस दर्ज हुई है, अगले चुनाव में ये निश्चित तौर पर तीसरी शक्ति है। किस तरह से आप देखती हैं? और ये माना जा रहा है मध्य प्रदेश में कि अगर यहाँ भी कहीं कोई चुनौती बनेगी आम आदमी पार्टी, तो मेनली वो कांग्रेस को टक्कर देगी। चुनौतियां लोकतंत्र में शरद जी होनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक पार्टी को ये पता होना चाहिए कि जनता के लिए काम करना है, नहीं तो उनकी रवानगी तय है। हम हर पार्टी का स्वागत करते हैं जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है, पर गुंजन जी ने जो फैक्ट्स और फिगर्स रखे वो धरातल के हैं ही नहीं।
क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जो हालत है, आज भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है मध्य प्रदेश में, ना किसान के पास आमदनी है, ना महिला के पास सुरक्षा और सम्मान है, ना युवा के पास रोजगार है, ना छोटे व्यापारी की आमदनी बढ़ी है, ना उसने कुछ उस भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कोई काम किया है। हर वर्ग, हर तबका आज इतना व्यथित है, इतना आक्रोशित है। आंकड़ों से तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ती है। हमने कोविड महामारी में देखा था, बीमारी से नहीं लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, चुनौती की आंकड़ों तरफ पे लड़ रही थी। बोलने वाली थी गुंजन शरद जी, जी, सिर्फ आपको आरोप इनफ और टाइम मिला, प्रत्यारोप ना गुंजन जी लगाया आपको जाए। एक पर्याप्त वक्त मिला, आप उसके बाद रिबटन अच्छे से दे दीजिएगा। आम आदमी पार्टी का स्वागत है मध्य प्रदेश में। जो कह रहे थे ना, पंकज जी ने एक चीज कही कि विचारधारा में समानता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से आज विचारधारा में समानता शरद जी किसी की भी नहीं है, ना किसी और पार्टी की, ना किसी व्यक्ति विशेष की, ना पूरी भारत की जनता की। क्योंकि एक संविधान विरोधी पार्टी का वैचारिक समानता से किसी से भी बात ही नहीं बनती। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो ये आंकड़े दे रहे थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश में दलितों के साथ, हमारे दलित भाइयों के साथ, आज हमारे ट्राइबल भाई बहनों के साथ अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। हम भोपाल राजधानी में बैठे हैं, टॉप 10 कैपिटल सिटीज में आता है भोपाल। ये भारतीय जनता पार्टी की 18-19 साल की सौगात है मध्य प्रदेश को। गुंजन जी यहां बैठकर महिला होकर बात नहीं कर रही है उज्जैन की, मैयर की, जबलपुर में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेत्री के बेटे ने दुर्व्यवहार किया एक 8वीं कक्षा की हमारी बहन बालिका के साथ। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा, जो महिला विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो आदिवासी विरोधी है। आप युवा को रोजगार नहीं दे पा रहे। अभी 3-4 महीनों से विधवा पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं हमारी बूढ़ी माँ बहनों को। क्या काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने? महाकाल लोक की मूर्तियों पर, इस पवित्र मध्य प्रदेश की धरती पर घोटाले कर दिए। ईश्वर की मूर्ति पर घोटाले। सतपुरा भवन में इकोनॉमिक ऑफेंसेस फाइल्स पेपर्स जल जाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सौगात आज मध्य प्रदेश को। किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, युवा को रोजगार नहीं मिला, महिला को सुरक्षा नहीं मिली। क्या किया आपने 18-20 साल में? रिपोर्ट कार्ड खाली है भारतीय जनता पार्टी आपने का। जितनी भी बातें कही, मैंने इसके पहले प्रीति जी को सुना, गुंजन जी को सुना, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर भी बात की, और मेनली आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ की बातें की कि हमारी ये ताकत है। मैं नहीं कह रहा, अपोजिशन के नाते आपका भी अधिकार है, आम आदमी पार्टी का भी अधिकार है कि आप सत्ताधारी दल की खामियों पर बात करें, लेकिन क्या आप सिर्फ खामियों के सहारे चुनाव जीत सकते हैं? कि आप अपने अपोजिशन पर, आप सत्ताधारी दल पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये पर्याप्त है आपके लिए? इतना पर्याप्त है आपके लिए चुनाव जीतना? जी, आपकी ताकत। बस कमलनाथ जी आम आदमी पार्टी और बीजेपी से कैसे निपटेंगे? क्योंकि आपने पूरा समय बीजेपी को ही टारगेट करने में लगा। बताती हूँ, 18-20 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई होती तो आप नहीं मान रही हैं आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। आम आदमी पार्टी ज्यादा बेहतर उनका छत्तीसगढ़ में शान प्रदर्शन रहेगा। मध्य प्रदेश में मैं मानती हूं कि कमलनाथ जी के विजन और कांग्रेस पार्टी ने जो हर वर्ग के लिए प्रॉमिसेस किए, जो हमने बोला है युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, किसानों को सम्मान मिलेगा। एक और चीज मैं आपको, एक आपने बोला पॉजिटिव, तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। 15 महीने की मात्र जो कमलनाथ जी की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें हम नहीं कह रहे, आंकड़ों से एनसीआरबी के डेटा ने दिखाया है 15 महीने में 55% गिरावट आई थी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, महिला अपराध में। ये होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति का उदाहरण। मुझे अच्छा लगा कि आपके वक्तव्य में आपके पास शायद नई पार्टी हैं आप, तो आपके पास अपने बारे में बात करने की एक उत्सुकता भी है, और जो राजनीति में कोसने की एक ट्रेडिशन नहीं कहूँगा मैं, अधिकार भी है राजनीतिक दलों का एक दूसरे की कमजोरियों को उजागर करना और जनता को वो बताते हुए अपने पक्ष में खींचना। लेकिन आगे मैं बात करूं तो अभी मध्य प्रदेश में आपका कोई चेहरा नहीं है, और आज की चुनावी राजनीति में चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपके पास दिल्ली में अरविंद जी थे, या पंजाब में भगवंत सिंह मान जी थे, और भी कई चेहरे थे, कुछ चेहरे निकल भी गए आपके यहाँ से, लेकिन मध्य प्रदेश में आपका कोई चेहरा नहीं है। और आजकल चुनावी राजनीति में हमने 2014 में भी देखा, बिना चेहरे के चुनाव कठिन है। तो कैसे आप देखती हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के ही सहारे, जैसा बीजेपी प्राइम मिनिस्टर की छवि को केंद्र में रखकर अब राज्यों में भी चुनाव लड़ रही? ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि
प्रधानमंत्री जी के चेहरे को रखकर सब जगह चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार रही है, यहां पर जहां उनके जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं उनके ऊपर इतने घोटालों के आरोप लगे हुए हैं कि उनको आगे वो कर भी नहीं सकते। इसलिए उनकी मजबूरी है कि पीएम के चेहरे को दिखाकर ये मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, ये तो ही बीजेपी की बात। अब आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी का चेहरा नहीं है। अगर आपको याद हो, जब पंजाब में चुनाव हुए थे तो वहां पर एक एसएमएस मुहिम चालू करी गई थी कि जनता किसको चाहती है अपना सीएम बनाना। आम आदमी पार्टी टोटली 100% पीपल ड्रिवन पार्टी है। जनता क्या चाहती है, जनता के लिए क्या करना है, जनता की भलाई किस में है, जनता के बेनिफिट्स किस में है, इस पर काम करती है। तो वहां पर भी एक ड्राइव किया गया था जहां पर के भगवंत मान जी को सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, इसलिए उनको वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। यहां भी यकीनन ऐसा ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास चेहरे नहीं हैं, चेहरे हमारे पास कई हैं, और वो ऐसे चेहरे हैं जो छोटे छोटे एरिया में, गांव में जाकर, किसानों के साथ जाकर, नर्मदा के आंदोलनों में जाकर सब जगह काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो पॉपुलैरिटी के लिए कैमरे के सामने नहीं आ रहे हों, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री जी तो कैमरा जीवी हैं, वो तो कैमरा नहीं हो तो शायद काम ही ना करें, हर चीज़ करते ही वो कैमरे के लिए हैं। और वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में सीख चुकी है कि आप करिए धरिए कुछ मत, हर एक चीज़ को एक इवेंट का रूप दे दीजिए। एक इवेंट हो जिसका प्रोपेगेंडा हो, जिसके आगे पीछे 50 कैमरे लगे हों, तो ये काम आम आदमी पार्टी नहीं करती है। आप मानती हैं कि आम आदमी पार्टी एक तपोनिष्ठ ऋषि की तरह है, जिसको न प्रचार से कोई लेना देना है, न वो विज्ञापन देती है, वो बिल्कुल अपने ध्यानस्थ ऋषि की तरह हिमालय की कंदरा में बैठी रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नहीं। प्रचार भी करती है, विज्ञापन भी देती है। वो उस चीज का विज्ञापन देती है जो जेन्युइनली करती है, वो उस चीज का विज्ञापन नहीं देती है जो उसने करा ही ना हो। जैसे कि अभी जो पोषण आहार घोटाला यहाँ हुआ था, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े विज्ञापन। आप मानती हैं बिना चेहरे के आगे बढ़ेगी और अपनी ताकत प्रूव करेगी? गुंजन जी, ये दावा है आम आदमी पार्टी का। प्रीति जी कह रही हैं हम मुख्तलिफ हैं, भिन्न हैं, हम डिफरेंट हैं, और उनका ये भी आरोप है कि बीजेपी और तमाम पार्टियां प्रचार केंद्रित पार्टियां हैं और हम भिन्न हैं, हम असलियत को ही उजागर करते। बहरहाल आप क्या कहेंगे, आपकी ताकत? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की एक ही ताकत है, वो ताकत है उसकी सामूहिकता। भारतीय जनता पार्टी में एक चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या मंत्री परिषद का सबसे बड़े दर्जे का मंत्री, सबको एक समान प्यार, एक समान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज आपने देखा, हमने जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली थी। आज केंद्र के सबसे बड़े मंत्री यहाँ मौजूद थे, मध्य प्रदेश की धरती पे मौजूद थे। वो अपने लिए नहीं थे, वो यहाँ की जनता के लिए मौजूद थे। ये ताकत दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी जनता को कि हम सब एक होकर चुनाव करते हैं। चुनाव करते, हम राजनीति नहीं करते। यही फर्क है चुनाव और राजनीति में। बाकी दलों का मैं नाम नहीं लूंगी, पर कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और दल हो, ये राजनीति करती है, सत्ता की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है, जनता का विकास करती है, सामूहिक रूप से करती है। आज हमने कार्यकर्ता महाकुंभ किया, आपने देखा, ऐतिहासिक था। हमने जन आशीर्वाद यात्रा की, जहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग ऐतिहासिक रूप में वहां शामिल हुए, जन सैलाब उमड़ा था। ये दिखाता है जनता का प्यार, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की। एक छोटी सी बात बस बोलना चाहूंगी शरद जी, अपराजिता जी ने एक बात की थी कि 15 महीने की सरकार आई थी। उस 15 महीने की सरकार ने क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी ने जितनी वेलफेयर स्कीम्स बनाई थी उसको खत्म की थी, उसको पैरालाइज की थी। नोटों की राजनीति को हावी किया तो वोटों की राजनीति पे ताकत पे बात कर आरोप और प्रत्यारोप पे जाना नहीं चाहती हूं, और सिर्फ ताकत की बात करना चाहती हूं। और बीजेपी का बहुत बड़ा समूह जरूर है जो कि व्हाट्सएप फैक्ट्री चलाती है। मैं शरद जी, आप पूछ रहे थे ना, मैं आपको बताती हूँ। एजेंडा तो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी सेट कर रही है। पीछे शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी दौड़ रही है, हाफ रही है, बट कमलनाथ जी से कैचअप ही नहीं कर पा रही। हम बोलते हैं नारी सम्मान योजना, हम पैसे डालेंगे महिलाओं के खाते में, तो पीछे पीछे से भारतीय जनता पार्टी कट कॉपी पेस्ट की सरकार चलाने में जुटी है। जब तक पैसा, अरे आप अभी सरकार में हैं तो आपने डाला पैसा 18 साल में आपको याद नहीं आई महिलाओं की? जब कमलनाथ जी ने बात की तब आपको याद आई। तो एजेंडा हम सेट कर रहे हैं, आप उसकी नकल उतार रहे हैं।
अपनी एजेंडा strength पर हम बात सेट करें। कर रहे हैं। शरद जी ने कई एजेंडा बार हम हमने सबको सेट किया, रिमाइंड इसको किया strength कॉपी कहते हैं। जनता के लिए आपने एजेंडा क्या हमने किया, सेट किया, अब आप बात हमने रखें। सेट किया। गुंजन जी, इसको स्ट्रेंथ कहते हैं, कॉपी को स्ट्रेंथ नहीं कहते, उसको नकलची बंदर कहते हैं, ये याद रखिएगा। हमने बोला जातिगत जनगणना करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, कास्ट सेंसस लेकर आएंगे, इसको कहते हैं एक एजेंडा सेट करना। बात करो विकास की और काम करो ध्रुवीकरण का, ये है आपका एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, जिसने मध्य आपकी प्रदेश ताकत को बहुत आज कम वक्त है, अपराजिता भ्रष्टाचार जी। के जाल में निपटा दिया है। आपकी देखिए ताकत आज जी। ताकत सबसे बड़ी, शरद जी, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की सरकार की है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है। ये चुनाव जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। 2018 में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी चलिए, के विजन को चुना था। 2023 में भी रीरन होगा और शानदार जीत होगी कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी चलिए, की। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि यहाँ अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव में अपनी शक्ति आजमाते हैं और जनता उन्हें प्यार भी करती है। लेकिन एक सपना जनता की तरफ से मैं भी आप सभी के सामने रख रहा हूँ कि हम सब का, हमारी पार्टियों का गवर्नेंस का मॉडल, उसमें अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, होती ही हैं, और वो लोगों का जीवन बदलती हैं, और कई बार उसमें कुछ खामियाँ भी होती हैं। उनको दूर किया जा सकता है, अच्छाई को और बढ़ाया जा सकता है। एक सपना जनता की तरफ से मैं भी रखता हूं आप सबके सामने कि किसी एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ जी बैठें और चुनाव का ही मंजर हो वो, और बैठकर वो बात करें कि आपके मोहल्ला क्लिनिक में ये चीज़ बड़ी अच्छी है, कमलनाथ जी आपकी इंडस्ट्री पॉलिसी पर बात कर लेते हैं, शिवराज जी आप कैसे जनता से ये कनेक्ट कर लेते हैं, भगवंत सिंह मान जी आप कैसे पेंशन के लिए राजी कर पाए। ये एक सपना है, एक सपना है जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कभी ना कभी पूरा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की ये जो सरजमी है, ये मिलने जुलने की एक संस्कृति है, सौहार्द की संस्कृति है, कड़वाहट को हटाने की संस्कृति है। तो भले ही आप मुझे अभी कहे कि मैं आइडियलिस्टिक बहुत अप्रोच से बात कर रहा हूँ, लेकिन कौन जानता है कि कल इस विराट विशाल डेमोक्रेसी में ये सपना भी सच हो, और मैं तो विश करता हूँ कि ज़रूर ऐसा हो। बहुत शुक्रिया, आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत उम्मीद जगी है भविष्य के लिए, और मैं मानता हूं कि 33% नहीं, आप 50% की हकदार है, और वो दिन भी हम जल्दी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।